नमस्कार छात्रों, आउट ऑफ सिलेबस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हम राजनीति विज्ञान के एक नए प्रश्न पत्र पर चर्चा करने जा रहे हैं, जो कि 2025 में उत्तर प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा का ये एग्ज़ाम हुआ था, जो कि 16-17 अप्रैल 2025 को आयोजित किया गया था। तो इस प्रश्न पत्र को डिस्कस करके हमको आगामी राजनीति विज्ञान की परीक्षाओं के बारे में, चाहे वो हमारे MP सेट का एग्ज़ाम हो, चाहे MP असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम हो, या फिर UP PGT हो, UP का GDC एग्ज़ाम हो, GIC एग्ज़ाम हो, इसके लिए आपको एक बेहतर समझ विकसित हो जाएगी कि आगे हमको किस तरीके से आगामी प्रश्न पत्र के लिए आपको तैयार होना है। चलिए देखते हैं कैसा रहा ये प्रश्न पत्र। और यदि आप हमारे इस प्लेटफॉर्म पर पहली बार आए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें। राजनीति विज्ञान के लिए आपको बेहतर कंटेंट उपलब्ध होगा और आपके लिए जो पुराने प्रश्न पत्र, चाहे वो नेट के हों या फिर जो MP सेट के लिए 22-24 का एग्ज़ाम हुआ है, उसके भी वीडियो बनाकर डाले गए हैं, आप देख सकते हैं। तो हम देख पा रहे हैं कि इसमें आपके लिए 30 प्रश्न सामान्य ज्ञान से थे और 70 प्रश्न मुख्य विषय यानी कि राजनीति विज्ञान से थे। तो हम देखते हैं कैसा रहा ये प्रश्न पत्र। पहला क्वेश्चन है और ये सामान्य ज्ञान के प्रश्न है, तो हमारे लिए तो एक नॉलेज के लिए ही है, तो आप पढ़ सकते हैं। पहला क्वेश्चन है कि भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली में निर्मित हैं? उत्तर है नागर, द्रविड़, बेसर, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो भुवनेश्वर और पुरी हमारे भारत के उड़ीसा राज्य में स्थित मंदिर हैं और यह आपके निर्मित हैं नागर शैली में। हम जानते हैं कि हमारे भारत में मंदिर निर्माण की कुछ शैलियाँ हैं, उसमें नागर, द्रविड़ और बेसर हैं। नागर शैली सामान्यतः हम जितने उत्तर भारत के महत्वपूर्ण मंदिर देखते हैं, चाहे वो आपका खजुराहो के मंदिर हों, ये आपका नागर शैली में है। इसके अलावा जो दक्षिण के मंदिर होंगे उनको आप देखते होंगे कि नीचे से लेकर ऊपर शिखर तक उनकी आकृति पिरामिड के आकार की होती है, उनको हम द्रविड़ शैली के मंदिर कहते हैं। बेसर शैली क्या है? बेसर शैली में उन मंदिरों का निर्माण जिनमें नागर और द्रविड़ दोनों शैलियों का मिश्रण पाया जाता है, उसको हम बेसर शैली कहते हैं। इस प्रकार भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर नागर शैली में बने हुए हैं। इसके बाद दूसरा प्रश्न है और इस प्रश्न पत्र में हालांकि हम डायरेक्ट राजनीति विज्ञान के क्वेश्चन पर भी जा सकते हैं, तो अगर आपके अंदर पेशेंस है तो इसको हम चर्चा कर लेंगे, नहीं तो फिर बाद में चर्चा कर लेंगे, क्योंकि ये कुछ करंट के कुछ क्वेश्चन थे, लेकिन आगामी परीक्षा में भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। चलिए देख लेते हैं जल्दी जल्दी क्वेश्चन ये कौन कौन से हैं, उसके बाद हम राजनीति विज्ञान के प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। दूसरा क्वेश्चन है, ग्लोबल इंडिया AI शिखर सम्मेलन का आयोजन हाल ही में नई दिल्ली के भारत मंडपम में हुआ। कारण है आपका सिंगापुर, डेनमार्क और संयुक्त राज्य अमेरिका उच्चतम रेटिंग वाले AI में से हैं तथा भारत का प्रदर्शन अपेक्षाकृत मजबूत है। तो हम देख पा रहे हैं कि यह दोनों कथन सत्य हैं, किंतु RA की सही व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन A B राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है, 2024 में FDA द्वारा अनुमोदित कौन सी नई दवा अल्जाइमर रोग की प्रगति को धीमा करने के लिए मस्तिष्क में एमिलॉइड प्लेक को लक्षित करती है? तो इसमें जो दवा है उसका नाम है
किशुनला। ऑप्शन बी राइट आंसर इसका किशुनला। क्वेश्चन 4 है, किस राज्य सरकार ने देसी गाय को राज्य माता गौ माता का दर्जा दिया है? तो इसमें आपका महाराष्ट्र वह राज्य है जिसने राज्य माता गौ माता का दर्जा देसी गाय को दिया है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है, एशियन बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2024 आयोजित की गई थी, तो कहाँ आयोजन हुआ था इसका? ये हुआ था रियाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सबसे युवा विश्व शतरंज का विजेता है? नैन्सी त्यागी, मनु भाकर, संजय मल्होत्रा, गुकेश डोम्माराजू। इसके बारे में आपने सबने सुना होगा कि इसका जो विजेता है सबसे युवा, यह 2025 के अनुसार है। ये चेंज होते रहते हैं, तो हमको आगामी परीक्षा के लिए जब हम जाएं तो देख लें। इसका उत्तर था गुकेश डोम्माराजू सबसे युवा विश्व शतरंज का विजेता था। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन सा शोध में प्राथमिक डेटा संग्रह की विधि नहीं है? तो ऑप्शन है साक्षात्कार, सर्वेक्षण, साहित्य समीक्षा, अवलोकन। तो इसमें जो साहित्य समीक्षा है वह प्राथमिक डेटा संग्रह की विधि नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, शिक्षण में प्रायोजना विधि का जन्मदाता किसे माना जाता है? जॉन डीवी, विलियम हर्ड, किलपैट्रिक, प्रोफेसर आर्मस्ट्रॉन्ग, सुकरात। तो शिक्षण में प्रयोजना विधि का जन्मदाता विलियम हर्ड किलपैट्रिक को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, प्राथमिक आंकड़ों के एकत्रीकरण की विधियां हैं? केस अध्ययन विधि, डाक प्रश्नावली विधि, ऑनलाइन स्रोत या फिर अनुसूची। तो प्राथमिक आंकड़ों के एकत्रीकरण की विधियां हैं डाक प्रश्नावली विधि। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। सॉरी, इसमें हमको एक से अधिक विकल्प हैं तो हमको देखना पड़ेगा। तो इसमें जो क्वेश्चन नंबर 9 का उत्तर है उसमें ए, बी और डी, ऑनलाइन स्रोत नहीं रहेगा, बाकी ए, बी, डी हो जाएगा। तो इसमें जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, ए, बी, डी, यानी केस अध्ययन विधि, डाक प्रश्नावली विधि और अनुसूची। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण में प्रारूपात्मक मूल्यांकन की विशेषता नहीं है? ऑप्शन है सीखने में सुधार के लिए सतत प्रक्रिया प्रदान करना, पाठ्यक्रम के अंत में ग्रेड प्रदान करने के लिए आयोजित किया जाता है, छात्रों को उनकी ताकत और कमजोरियों की पहचान में मदद करता है, प्रशिक्षकों को सुधार की आवश्यकता वाले क्षेत्रों में के बारे में सूचित करता है। तो आप बताएं कि कौन सा शिक्षण में प्रारूपात्मक मूल्यांकन की विशेषता नहीं है? तो इसमें आपका ऑप्शन बी, पाठ्यक्रम के अंत में ग्रेड प्रदान करने के लिए आयोजित किया जाता है, यह इसकी विशेषता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सी शोध की विधि नहीं है? दार्शनिक, ऐतिहासिक, सर्वेक्षण या अवलोकन। तो दार्शनिक विधि शोध की विधि नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से कौन सा अशाब्दिक संप्रेषण का प्रकार नहीं है? वाणी संकेत, लिखित संप्रेषण, चक्षु संपर्क, स्पर्शनीय संपर्क। तो अशाब्दिक संप्रेषण का प्रकार आपका लिखित संप्रेषण नहीं माना जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित में से किस संस्था ने वर्ष 2005 में ई ज्ञान कोश की शुरुआत की थी? ऑप्शन है IIT कानपुर, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय। तो इसके लिए ई ज्ञान कोश की शुरुआत 2005 में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय द्वारा शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। सार्वजनिक वाईफाई का उपयोग करते समय सुरक्षा बढ़ाने के लिए अनुशंसित अभ्यास क्या है? बिना किसी प्रतिबंध के संवेदनशील खातों तक पहुंच, अपने कनेक्शन को एन्क्रिप्ट करने के लिए VPN का प्रयोग करें, सभी सुरक्षा समायोजन अक्षम करें, दूसरों के साथ अपना कनेक्शन साझा करें। क्या उत्तर हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा अपने कनेक्शन को एन्क्रिप्ट करने के लिए VPN का प्रयोग करें। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेटवर्किंग में VPN का क्या अर्थ है? तो इसका जो अर्थ रहेगा वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क VPN का फुल फॉर्म रहेगा। क्वेश्चन नंबर 16। भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? तो ऑप्शन है 1972, 1968, 1980, 1986। तो इसका जो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कार्यकाल में इसको शुरू किया गया था 1972 में। क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव नहीं डालती? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन या फिर नाइट्रस ऑक्साइड। तो इसमें जो गैस ग्रीन हाउस प्रभाव नहीं डालती उसमें आपका राइट आंसर है कार्बन मोनोऑक्साइड, जबकि प्रमुख गैस आपकी CO2 है, मीथेन भी है, नाइट्रस ऑक्साइड भी है। लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड यह ब्लड में बहुत अधिक मात्रा में घुलनशील होती है, स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, घुलनशील होती है, आपके ब्लड से क्रिया करके आपको विष या जहर का काम करती है। आप लोगों ने कई बार सुना होगा कि कुछ लोगों का दम घुटने से अंत हो गया, उनकी मृत्यु हो जाती है। तो ठंडियों के दिनों में हमको बंद कमरे में कोई ऐसा भट्टी वगैरह नहीं जलाना चाहिए जिससे कि O2 की जगह हम फिर CO ग्रहण करें और हमारी मृत्यु हो जाए, आपके लिए नुकसानदायक हो गए। क्वेश्चन नंबर 18। वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों की बढ़ती प्रचुरता के निम्नलिखित संभावित प्रभाव हैं किसके अतिरिक्त? तो ऑप्शन है CO2 फर्टिलाइजेशन, ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन चरण, जैव विविधता में वृद्धि। राइट आंसर क्या होगा? तो वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों की बढ़ती प्रचुरता के लिए CO2 का फर्टिलाइजेशन जिम्मेदार है, ग्लोबल वार्मिंग भी होती है इससे, ओजोन चरण के कारण भी होता है, लेकिन जैव विविधता में वृद्धि यह इससे अतिरिक्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का कृत्रिम बंदरगाह है? ऑप्शन है कोचीन, चेन्नई, मुंबई, कांडला। तो जो चेन्नई का बंदरगाह है वह भारत का कृत्रिम बंदरगाह है। क्वेश्चन नंबर 20। भारत के किस राज्य में सबसे अधिक बॉक्साइट का उत्पादन होता है? तो इसका उत्पादन होता है आपके उड़ीसा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। शीत ऋतु में तमिलनाडु में होने वाली वर्षा का प्रकार क्या है? पर्वतीय, प्रति चक्रवातीय, संवहनीय, चक्रवातीय। तो शीत ऋतु में तमिलनाडु में होने वाली वर्षा का प्रकार है आपका चक्रवातीय वर्षा होती है वहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आत्मीय सभा की स्थापना किसने की? तो आत्मीय सभा की स्थापना की थी आपके
ऑप्शन है स्वामी विवेकानंद, राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, राधाकांत देव। तो आत्मीय सभा की स्थापना राजा राम मोहन राय द्वारा की गई थी। इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना भी की थी। और इनके प्रयासों से 1829 में सती प्रथा को अवैध घोषित किया गया। उसमें भारत के वायसराय विलियम बेंटिक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23। निम्नलिखित में से किसे 1938 में सुभाष चंद्र बोस के त्यागपत्र देने के पश्चात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था? तो ऑप्शन है वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, एनी बेसेंट, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है। तो 1938 में, जो कि जबलपुर के त्रिपुरी में एक कांग्रेस में संकट का आगमन हुआ और सुभाष चंद्र बोस ने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया, क्योंकि महात्मा गांधी और इनके बीच वैचारिक मतभेद थे। वो पट्टाभी सीतारमैया के पक्ष में अपना मत रखते थे और इसी संदर्भ में यह विवाद शुरू हुआ था, जिसमें बाद में कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। और यही राजेंद्र प्रसाद बाद में हमारी संविधान सभा के अध्यक्ष भी चुने जाते हैं, प्रथम राष्ट्रपति का पद का निर्वहन भी करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक तरफ प्रवर्तक है, एक तरफ आंदोलन है, उनको सही जोड़ी के रूप में मिलाना है। ऑप्शन है आपके सामने, आप उसको डिसाइड करें क्या होगा सही आंसर। तो बाल गंगाधर तिलक, इनका संबंध होगा आपका स्वदेशी आंदोलन से। शौकत अली, इनका संबंध होगा आपका खिलाफत आंदोलन से। महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन, बहादुर शाह जफर 1857 की क्रांति से संबंधित हैं। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। चुनाव आयोग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य पूछ रहा है? यह एक स्थायी निकाय है जिसे विघटित नहीं किया जाता। इसकी नियुक्ति प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है। इसके पास उम्मीदवारों को अयोग्य घोषित करने का अधिकार है। यह केवल चुनाव अवधि के दौरान संचालित होता है। सत्य कौन सा है इसमें से कथन? तो इसको उम्मीदवारों को अयोग्य घोषित करने का अधिकार होता है, बाकी पहला, दूसरा और चौथा ऑप्शन गलत है। क्वेश्चन नंबर 26 है, संसदीय शासन व्यवस्था में क्या होता है? कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी है। विधायिका कार्यपालिका के प्रति उत्तरदायी है। न्यायपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी है। कार्यपालिका न्यायपालिका के प्रति उत्तरदायी है। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन ए, कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। क्वेश्चन नंबर 27 है, संसद के किस सदन के सदस्यों से प्राक्कलन समिति गठित की जाती है? लोकसभा, राज्यसभा दोनों सदनों के सदस्यों से, राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्यों से। तो जो प्राक्कलन समिति गठित होती है वह केवल लोकसभा के सदस्यों से गठित होती है। प्राक्कलन समिति में बजट संबंधी जो मद निश्चित की जाती है उसके बारे में वह लोग चर्चा करते हैं कि हमको किस क्षेत्र में कितना बजट रखा जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर है 28। सूची को दूसरी सूची से मिलाना है। एक तरफ उनके लेखक हैं, दूसरी तरफ उनकी रचना है। तो एडम स्मिथ, थॉमस माल्थस, डब्ल्यू लेविश, शमीर अमीन।
राइट आंसर क्या होगा? तो एडम स्मिथ आपके जुड़े हुए हैं वेल्थ ऑफ नेशन से। इसके बाद थॉमस माल्थस, ये आपके जुड़े हुए हैं ऐसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन, यानी ये कहते थे कि अगर हमारे संसाधन दो गुने तरीके से बढ़ते हैं तो हमारे जो जनसंख्या है वो उससे और दोगुना गति से बढ़ती है, क्योंकि संसाधन सीमित है लेकिन जनसंख्या निरंतर बढ़ रही है। लेविश थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ से जुड़े हुए हैं। लास्ट है आपका समीर अमीन, इनका संबंध है इंपीरियलिज्म एंड अनइक्वल डेवलपमेंट, यानी उपनिवेशवाद और असमान विकास। इस प्रकार जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29। केंद्रीय बजट 2025-26 में किस राज्य में मखाना बोर्ड को गठित करने का प्रस्ताव दिया गया है? जम्मू और कश्मीर, बिहार, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश। तो ऑप्शन इसका बिहार। बिहार में मखाना बोर्ड को गठित करने का प्रस्ताव दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रीय बजट 2025-26 में कमाई का सबसे बड़ा स्रोत कहाँ से आने का अनुमान है? तो ये अनुमान है आपका इनकम टैक्स से, यानी कि आयकर से। ऑप्शन सी राइट आंसर। देखिए, ये था आपका सामान्य ज्ञान के प्रश्न जो पूछे गए थे। अब है हमारा राजनीति शास्त्र का ये प्रश्न पत्र का डिस्कशन। तो अगर आपने वीडियो लाइक नहीं किया तो कृपया करके वीडियो लाइक कर दें, चैनल सब्सक्राइब कर दें। चलिए, हम प्रयास कर रहे हैं इनको समझने के लिए। और क्या होगा इसका आंसर क्या होगा? 31 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी उदार लोकतंत्र की विशेषता नहीं है? भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, राजनीतिक दलों को संगठित करने का अधिकार, केंद्रीकृत नियोजन, तटस्थ संस्था के तत्वाधान में चुनाव। देखिए, उदार लोकतंत्र का मतलब होता है कि आपको मनुष्य को विवेकशील प्राणी मानकर उनको स्वायत्तता प्रदान करना, स्वतंत्रता देना, जिससे कि वह अपने काम ठीक से कर सकें, राज्य का नियंत्रण भी कम हो। तो हम देख पा रहे हैं कि जो भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है यह उदार लोकतंत्र का एक संकेत है। आप कोई संगठन बना सकते हैं, ये भी आपका संकेत है उदार लोकतंत्र के लिए। तटस्थ संस्था के तत्वाधान में चुनाव, यानी कि जो संस्था चुनाव कराती है, इलेक्शन कमीशन, वह तटस्थ रहे, वह किसी एक पक्ष में झुकाव न रखे। फिर आपका जो सही आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन पूछा है क्या नहीं है, तो केंद्रीकृत नियोजन, सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग नहीं होनी चाहिए, विकेंद्रीकरण होना चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र कहीं ना कहीं विकेंद्रीकरण का ही संकेत प्रदान करता है। जब हम प्रत्यक्ष लोकतंत्र की बात करते हैं, जब हम वास्तविक लोकतंत्र की बात करते हैं, तो वहाँ पर विकेंद्रीकरण देखा जाता है, जैसा कि पंचायती राज व्यवस्था में हुआ था। तो ये आपका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 32। देखिए, हम इसका डायरेक्ट उत्तर भी दे सकते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि आपकी समझ भी विकसित होनी चाहिए। वीडियो थोड़ा बड़ा हो सकता है, लेकिन शॉर्टकट से कुछ चीज़ें हमको नहीं मिलती हैं, इसलिए हमको गंभीरता से उसको सुनना समझना पड़ेगा। 32 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक विचारधारा का तर्क है कि प्रभुसत्ता की अवधारणा को राजनीतिक सिद्धांत से हटा देना चाहिए? ऑप्शन है बहुलवाद, आदर्शवाद,
फांसीवाद, मार्क्सवाद। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका बहुलवाद की यह मान्यता है या उसका तर्क है कि जो प्रभुसत्ता की अवधारणा को राजनीतिक सिद्धांत से हटा देना चाहिए। क्यों? क्योंकि बहुलवाद में विभिन्न संगठनों, विभिन्न संस्थाओं का महत्व बढ़ता है, लेकिन जब हम संप्रभुता की बात करते हैं या फिर प्रभुसत्ता की बात करते हैं तो यह केवल किसी एक व्यक्ति या एक संस्था के पास होता है, जिसको राज्य कहते हैं, या फिर राज्य का जो प्रमुख होगा उसके पास रहेगा। लेकिन बहुलवाद में ऐसा नहीं होता है, वहाँ पर बहुत सारी संस्थाओं की सोच विचार के अनुसार ही हमको अपने अंतिम फैसले लेने पड़ते हैं। इसलिए वह कहता है, बहुलवाद कहता है कि हमको प्रभुसत्ता की अवधारणा को राजनीतिक सिद्धांत से हटा देना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति शासन व्यवस्था की विशेषता नहीं है? राज्य और सरकार के प्रधान के मध्य कोई भेद नहीं, निश्चित कार्यकाल, विधानमंडल की सीमित शक्तियां, शक्ति का पृथक्करण। तो हम देखते हैं कि राष्ट्रपति शासन की विशेषता शक्ति का पृथक्करण भी होती है, निश्चित कार्यकाल भी होता है, राज्य और सरकार के प्रधान के मध्य कोई भेद नहीं होता। तो क्या विशेषता नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विधानमंडल की सीमित शक्तियां इनकी विशेषता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 34, लोकतंत्र का कौन सा सिद्धांत नागरिकों के राजनीतिक अधिकारों को उच्च प्राथमिकता देता है? ऑप्शन है उदारवादी सिद्धांत, अभिजन सिद्धांत, बहुलवादी सिद्धांत या फिर मार्क्सवादी सिद्धांत। क्या उत्तर हो जाएगा इसका? लोकतंत्र का कौन सा सिद्धांत नागरिकों के राजनीतिक अधिकारों को उच्च प्राथमिकता देता है? तो उदारवादी सिद्धांत मनुष्य को विवेकशील मानकर उनको उच्च प्राथमिकता देता है कि इनको राजनीतिक अधिकार मिलने चाहिए। ऑप्शन इज राइट आंसर। क्वेश्चन है आपका 34। अगला क्वेश्चन है 35। एक साइड सिद्धांत है, दूसरी तरफ उसके प्रणेता है। तो क्या उत्तर हो जाएगा इसका? यथार्थवाद, नव यथार्थवाद, उदारवाद, नव उदारवाद। तो उदार यथार्थवाद किससे संबंधित है? ये आपका जुड़ा हुआ यथार्थवाद रेनॉल्ड नेबुर से। नव यथार्थवाद जुड़ा हुआ है आपका फरीद जकारिया से जुड़ा हुआ है। और उदारवाद जुड़ा हुआ है आपका जोसेफ एस्नाय। और नव उदारवाद जुड़ा हुआ है आपका एच डी क्रैशनर। यानी जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36। राष्ट्रवाद सामूहिक विचार, सामूहिक भावना तथा सामूहिक जीवन यापन की प्रणाली है। यह परिभाषा किसने दी? ऑप्शन है लॉर्ड एक्टन, जिमर्न, जेस मिल, रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर कहते हैं कि राष्ट्रवाद मानवता के लिए खतरा है, लेकिन जो परिभाषा है ये राष्ट्रवाद सामूहिक विचार, सामूहिक भावना तथा सामूहिक जीवन यापन की प्रणाली है, यह कहा है जिमर्न ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37।
किसने राष्ट्र को स्वयं को निज के राज्य के रूप में यथेतरयता प्रकट करने वाली भावना के एक समुदाय के रूप में परिभाषित किया है? ऑप्शन है दीनदयाल उपाध्याय, एंथनी गिडेंस, बाल गंगाधर तिलक, मैक्स वेबर। तो स्वयं को निज के राज्य के रूप में यथेतरयता प्रकट करने वाली भावना के एक समुदाय के रूप में मैक्स वेबर ने परिभाषित किया है। क्वेश्चन नंबर 38 है, पुस्तकों के नाम है, संबंधित विचारक है। क्या होगा इसका सही आंसर? तो इसमें जो सही उत्तर हो जाएगा उसको देखते हैं हम। तो द डिस्कोर्सेस, आपने पढ़ा होगा डिस्कोर्सेस ओनली भी। इससे जुड़े हुए हैं आपके कौन? मैकियावेली। द कार्पोरे पॉलिटिको, थॉमस हॉब्स से जुड़े हुए हैं। लेटर कंसर्निंग टॉलरेशन, ये है आपका जॉन लॉक। इमाइल, एक किसकी रचना है? जे रूसो की। इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 39। कथन कारण दिए गए हैं, इनको देखते हैं। क्वेश्चन है इसका, अभी कथन है, राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान स्वदेशी बहिष्कार और हड़ताल तिलक की विचारधारा के केंद्र में थे। तो बिल्कुल थे, क्योंकि उग्रवादी विचारधारा के सदस्य हैं। कालांतर में इन विचारों को सामाजिक न्याय के अपने लक्ष्य को अग्रसर करने के लिए अंबेडकर ने भी अपनाया। तो भाई अंबेडकर ने तो नहीं अपनाया। पहला आपका अभिकथन ये सही है, लेकिन तर्क आपका गलत है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ए सही है किंतु आर गलत है। क्वेश्चन है 39 के बाद 40। कथन है, अंबेडकर अधिकारों के प्राकृतिक सिद्धांत में विश्वास करते थे। वे अधिकारों की अविच्छेद्यता पर बल देना चाहते थे। तो प्राकृतिक अधिकारों में वह विश्वास करते थे और अधिकारों को की अविच्छेद्यता पर बल देना चाहते थे। यह दोनों कथन आपके क्या हैं? सही हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, दोनों सत्य हैं वो। क्वेश्चन नंबर 41। जॉन लॉक के राजनीतिक दर्शन में सही क्रम पहचानिए। क्या है इसका सही क्रम जॉन लॉक के अनुसार? तो जॉन लॉक कहता है कि सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले होगा नैसर्गिक अधिकार, फिर होगा प्राकृतिक अवस्था, फिर होगा कॉन्ट्रैक्ट यानी अनुबंध, फिर होगी आपकी सिविल सोसाइटी। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा इसका, जो कि जॉन लॉक के राजनीतिक दर्शन में सही क्रम है वो। क्वेश्चन नंबर 42। असंगत सुमेल का चयन कीजिए। क्या असंगत है? बाकी 4 मैच करेंगे, 1 मैच नहीं करेगा। तो पावर एलीट, AC राइट मिल्स ने उदाहरण दी है। आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की, ये रॉबर्ट मिशेल्स की उदाहरण है। गवर्निंग एंड नॉन गवर्निंग एलीट, ये बी पेरोटो की उसके द्वारा दिया गया विचार है। कल्चर इंडस्ट्री, गिटानो मोस्का की ये नहीं है, यानी ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो सर्वहारा की तानाशाही, इसके लिए कौन बात करेगा?
कार्ल मार्क्स करेगा। उसके बाद कम्युनिस्ट पार्टी, इससे जुड़े होंगे आपके लेनिन। वर्चस्व, इससे जुड़ेंगे आपके ग्रामसी। नव सर्वहारा वर्ग से जुड़ेंगे आपके टॉम बोटामोर, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से डेविड ईस्टन के अनुसार व्यवहारवाद के कौन से या कौन सा लक्ष्य है? ऑप्शन है आपके, व्यवहारवादी अध्ययन केवल सत्यापन, तकनीकी प्रयोग एवं प्रदर्शन निर्माण को लक्ष्य मानता है। मानकीकरण, व्यवस्था वृद्धिकरण, समग्रता एवं नियमन व्यवहारवादी अध्ययनों के मुख्य तत्व होते हैं। क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन केवल एक, केवल दो, दोनों, एक और दो, ना तो एक ना ही दो। तो डेविड ईस्टन के अनुसार व्यवहारवाद के दोनों लक्ष्य हैं। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। यानी व्यवहारवादी अध्ययन केवल सत्यापन, तकनीकी प्रयोग एवं प्रदर्शन निर्माण को लक्ष्य मानता है। मानकीकरण, व्यवस्था वृद्धिकरण, समग्रता एवं नियमन व्यवहारवादी अध्ययनों के मुख्य तत्व होते हैं। दोनों सही है। क्वेश्चन 45, नागरिक संस्कृति के विचार के विकास हेतु आलमंड और वर्बा ने निम्नलिखित में से किस एक देश का भी अध्ययन किया था? तो इसमें केवल एक देश है जिसका अध्ययन किया था, उसका नाम है मैक्सिको। बाकी भारत, अर्जेंटीना, इंडोनेशिया का अध्ययन उसने नहीं किया। राइट आंसर ऑप्शन बी। सिविक कल्चर एक पुस्तक लिखी थी आलमंड एंड वर्बा ने, जिसमें उसने 5 देशों का अध्ययन किया था, उसमें मैक्सिको भी शामिल था। क्वेश्चन 46, आप उन 5 देशों के नाम बता सकते हैं क्या? इसमें मैक्सिको ऑप्शन दिया है, बाकी 4 कंट्री कौन कौन है बताएं। 46 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? देखिए इसमें जो ऑप्शन दिए हैं वो ग्राहम बलास, ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स, ये मैच कर रहा है। चार्ल्स मरियम की पुस्तक है न्यू एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिक्स। आर्थर बेंटले की पुस्तक है द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट। देखिए बहुत ही शानदार प्रश्न पत्र था ये। इसमें उन्होंने जो स्तर रखा, ना तो बहुत हाई लेवल था ना बहुत लो लेवल था। एक अगर कैंडिडेट बेसिक समझ रखता है तो वह इन क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकता है। ये हम जिस प्रश्न पत्र पर चर्चा कर रहे हैं ये यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर का प्रश्न पत्र था और ये अप्रैल 2025 में हुआ था, उसको हम अभी डिस्कस कर रहे हैं। तो इसका जो क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर हो जाएगा, जो कि सुमेलित नहीं है, डेविड ईस्टन जो कि व्यवहारवादी विचारक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्गेन्स्की के अनुसार राजनीतिक विकास की निम्नलिखित अवस्थाएं हैं। ऑप्शन है एकीकरण, औद्योगिकरण, प्रचुरता, राष्ट्रीय कल्याण। इसका सही कालक्रम सेट करना है। तो इसमें जो सही कालक्रम होगा, इसमें एकीकरण होगा, फिर औद्योगिकरण होगा, फिर राष्ट्रीय कल्याण होगा, सबसे लास्ट में होगी आपकी प्रचुरता। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा इसका। ओके, देखिए अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब करें। चैनल अभी अपने शुरुआती मोड पर है। आप लोगों से सहयोग की अपेक्षा है ताकि हम आपसे आगे भी अन्य कंटेंट के साथ जुड़ सकेंगे। क्वेश्चन नंबर 48 है, आमंड के अनुसार निम्नलिखित में से व्यवस्था की विशेषताएं कौन कौन सी हैं?
ऑप्शन है सर्वव्यापकता या समग्रता, अंतर्निर्भरता, सीमाओं का अस्तित्व, संसाधनों की उपलब्धता। तो व्यवस्था की जो विशेषताएं हैं उसमें आपका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, राइट आंसर। यानी आमंड के अनुसार व्यवस्था की विशेषताओं में सर्वव्यापकता या समग्रता है, अंतर्निर्भरता है, सीमाओं का अस्तित्व है, लेकिन संसाधनों की उपलब्धता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 49, पुस्तक है, एक तरफ लेखक है, इसको मैच कीजिए। तो अर्थशास्त्र सबको पता होगा, कौटिल्य है इसके लेखक। मैन, द स्टेट एंड वार, ये आपके किससे संबंधित है? केनेथ एंड बॉल्टज। ओके। रूट्स ऑफ रियलिज्म, बी फ्रैंकल। न्यू रियलिज्म एंड इट्स क्रिटिक्स, 49। आर ओ क्यूहेन। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन बी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किसने संघवाद को स्वशासन और साझा शासन के रूप में परिभाषित किया है? संघवाद को स्वशासन और साझा शासन के रूप में कौन परिभाषित कर रहा है? डैनियल प्लाजर, जॉन किनकैड, कौटिल्य, डोनाल्ड स्टोन। तो संघवाद को स्वशासन और साझा शासन के रूप में डैनियल प्लाजर परिभाषित करते हैं। ये आपके 50 क्वेश्चन थे। अंतिम क्वेश्चन है आज का। निम्नलिखित में से कौन राजनीतिक विकास का सिद्धांतकार नहीं है? पॉलिटिकल डेवलपमेंट का कौन सिद्धांतकार नहीं है? लुसियन पाई है, जोसेफ ला पालम्ब्रा, अरेंज लिस्बर्ट, जेम्स कॉलमैन। तो इसमें जो सिद्धांतकार नहीं है पॉलिटिकल डेवलपमेंट का, वो आपका जो सही आंसर है वो होगा आपका ऑप्शन सी, अरेंज लिस्बर्ट। ओके। चलिए आज हम इतने ही प्रश्नों पर डिस्कस करते हैं। जो अगला पार्ट होगा उसमें हम अंतिम 49 क्वेश्चन का डिस्कस करेंगे। आपके लिए यह वीडियो कैसा रहा आप हमें ज़रूर बताएं। आपका अनुभव कैसा रहा? आपको किसने कितने क्वेश्चन के आंसर आपसे आ रहे थे उसके बारे में बताएं। और मिलते हैं अगले पार्ट के साथ, अगले एक नए कंटेंट के साथ। और आप सभी को आगामी गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। विशेष आग्रह, आप थोड़ा सहयोग करें और सहयोग के रूप में सब्सक्राइब के बटन को दबा दें और वीडियो लाइक कर दें। आपके सहयोग से हमारा यह परिवार आगे बढ़ेगा, यही हम आपसे अपेक्षा करते हैं। जय हिंद।